हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीके सीरीज 2024। आज हमारी जीके सीरीज 2024 की क्लास 9 है और आज हम आपके साथ पेपर नंबर 9 आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्लब किसका पेपर है जिसके अंदर लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एंड जूनियर पेट्रोल ऑफिसर ये डिफरेंट किस्म की पोस्ट के लिए एक ही पेपर मुनक़िद किया गया था और आज हम आपके साथ इस पेपर को शेयर करेंगे। याद रखिएगा जो हम आपके साथ ये पेपर शेयर कर रहे हैं, ना तो सिर्फ हम आपको इन पेपर के आंसर शेयर करते हैं, बल्कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं और डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, हम वो भी आपके साथ तफ़सील के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली डिफरेंट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स ऑर्डर्ड द कलेक्शन ऑफ अहादीस एट द ऑफिशियल लेवल। तो डिफरेंट ऑप्शन है, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज एंड हज़रत अली रज़ियल्लाहु। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ही वाज द 8th उमैयद कैलिफ और इन्होंने अहादीस की कलेक्शन के लिए ऑर्डर किया था। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह। नूह की एज याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन हैं उनमें 950 ईयर जो है ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जेहन में ये भी रखना है कि अगर ऑप्शन 1000 आता है या 1050 आता है तो वो ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन 950 आ रहा है तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसकी एज को 1000 एंड 1050 भी कंसिडर किया जाता है। Which companion of the Holy Prophet was included among the scribes of Revelation? तो it was Hazrat Zaid bin Sabit who was one of the major scriber of the Revelation। कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी तो हज़रत ज़ैद बिन साबित उनमें से एक थे कि जिनको डिक्टेट किया जाता था टू राइट द रेवलेशन। तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत क्या है? याद रखिएगा, तवाफ़ ज़ियारत को हम तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। और तवाफ़ ज़ियारत जो है ये क्या है? तो आइदर ये वाजिब है, फ़र्ज़ है, नफ़ल है और नन ऑफ दीज़। तो याद रखिएगा, जो तवाफ़ ज़ियारत है ये एसेंशियल एक ऑब्लिगेटरी रिचुअल हुआ करता है कि अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका हज मकबूल नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 4 एसेंशियल आर द फ़र्ज़ जो हज के हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। पहला है एहराम, नंबर 2 वकूफ़ एट अरफ़ात, अरफ़ात के मकाम पर ठहरना, एंड तवाफ़ इफ़ादा या जिसको हम तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तवाफ़ ज़ियारत को दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है? तो तवाफ़ इफ़ादा। और 4 है सही है, वॉकिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। कैटेगरीज फॉर ज़कात, इसके वाले से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन द लाइट ऑफ द कुरान इज। तो देयर आर 8 कैटेगरीज। याद रखिएगा, इसमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सूरत का नाम भी पूछ लिया जाता है कि जो कैटेगरीज ऑफ ज़कात हैं वो कौन सी सूरत के अंदर मेंशन है। इट वाज सूरत तौबा और इसकी आयत नंबर जो है 60, इसके अंदर ज़कात के मुसारिफ बयान किए गए हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सूरत तौबा है ये मक्की सूरत है या मदनी है, तो इट इज़ मदनी सूरत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि विच प्रोफेटिक एग्रीमेंट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर द डिफरेंट ऑप्शन, मिसाक मदीना, वक़ात मदीना, सुलह हुदैबिया, नन ऑफ दीज। इसमें जो मिसाक मदीना है विच वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट created by the Holy Prophet, peace be upon him, in 622 AD. So it is considered world first written constitution. Prophet Muhammad's last Hajj. In which year did the Holy Prophet perform his last Hajj? तो it was the 10th of Zilhijjah. 632 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज परफॉर्म किया था। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंसी के हवाले से क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्न बेस्ड ऑन। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है, सदारत है, इसको कैसे मतलब इसको मैनेज किया जाता है। तो
इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम, इस बेस पे उन जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रेसिडेंसी दी जाती है। आपको पता है कि देयर आर द 15 कंट्रीज़, 5 परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो इन नेशन के जो नेम्स होते हैं, जो जिनके मेंबर वो करते हैं, उनके अल्फ़ाबेटिकली नेम से हर मंथ इनको प्रेसिडेंसी दी जाती है। लैंड लॉक्ड नेबर ऑफ पाकिस्तान इज, तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है। ऐसा मतलब जिसकी ओशन या सी तक रसाई नहीं है। साइबर वॉरफेयर मीन्स, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इट इज रिलेटेड टू स्पाईवेयर, डिस्ट्रॉइंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएन ड्रग कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, तो वेयर इज यूएन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन वियना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन लाहौर। इस वाले से क्वेश्चन है कि इन लाहौर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाल्टन, जो वाल्टन रोड पे इस बिजनेस को, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन, इसकी बुनियाद कब रखी गई? तो इट वाज पुट इन प्लेस ऑन February 2, 2021। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन वॉल इन 1948। इस वाले से क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो बर्लिन वॉल थी इट वाज नॉट installed in 1948, rather it was installed in 1961. In June 1948, under Soviet Union influence, Germany built a wall between East and West Germany to, तो इसकी वजह क्या थी? Divide Berlin into two parts, stop citizens from escaping to the west, both A and B and none of these. तो इसका जो सी ऑप्शन है इट इज करेक्ट है कि बर्लिन को डिवाइड करना था टू पार्ट्स में और सिटीजन को वेस्ट की तरफ escape से रोकना था। ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज, कि ट्रीटीज की ट्रीटी, तो ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज किस कौन सी ट्रीटी को कहा जाता है? व्हाट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज? तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज, ये ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज कहलाता है। उसकी वजह ये है कि जो ट्रीटी हुआ करती है ये मुल्कों के दरमियान, बिटवीन द कंट्रीज, उनके रिलेशंस को मैनेज करती है, उनके रूल को गवर्न करती है ऑन डिफरेंट इश्यूज। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज एक ऐसी ट्रीटी है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंट्रीज के आपस में डिफरेंट ट्रीटीज होंगे, डिफरेंट एग्रीमेंट्स होंगे, उनका प्रोसीजर क्या होगा और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये क्योंकि ट्रीटीज के रिलेटेड थी कि जो मुख्तलिफ कंट्री आपस में ट्रीटीज करते हैं, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज कहते हैं। और इट वॉज द ट्रीटी विच वॉज साइन इन 1969। और आप इसमें देखें कि जो इसका जो है वियना कन्वेंशन इसको कहते हैं। वियना, अब वियना क्या है? वियना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड so far the different treaties and the different organization of the world which are headquartered in Vienna। तो वियना का बहुत बड़ा नाम आता है। याद रखिएगा वियना जो है इट इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया और वियना को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। हाँ, थोड़ा हम वियना के हवाले से देख लेते हैं कि दुनिया की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर वियना के अंदर हैं। और वियना मैंने जैसे आपको बताया इट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो आपने कम से कम 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना है जिनके हेडक्वार्टर्स वियना के अंदर हैं क्योंकि इनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये भी हेडक्वार्टर्ड है वियना के अंदर। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी वियना के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, ये भी वियना के अंदर है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी हेडक्वार्टर्ड है वियना में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट वियना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएन ऑफिस विच इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो ये ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका इस वक्त हेडक्वार्टर है वियना में। और
सिंस 1965 1965 से इसका हेडक्वार्टर वीयना के अंदर है, लेकिन याद रखिएगा ओपेक को एस्टेब्लिश 1960 के अंदर किया गया था और इसका एट दैट टाइम हेडक्वार्टर था जेनेवा और यानी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका था। लेकिन फिर क्या हुआ 1965 के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक को वीयना के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जस्टिस इन फिलॉसफी। इस हवाले से क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एफिसिस ऑन जस्टिस वाज लेड डाउन बाय। जस्टिस पे ज्यादा फोकस किसने किया था? हेरोडोटस, सोक्रेटिस, स्टोइक्स एंड एरिस्टोटल। तो जो एरिस्टोटल हैं ही एम्फसाइज्ड जस्टिस इन हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस। HEC रिस्पांसिबिलिटीज। इस हवाले से क्वेश्चन है कि द मेन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि regulating the corporate sector, supervising the capital market, supervising non-banking financial companies. तो all these options are correct. याद रखिएगा इस हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SECP को कब फोन किया गया? तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1999। कंप्यूटर प्रोसेसिंग टाइम। इस हवाले से क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं कि वो टाइम कि जिसके अंदर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को जिस टाइम के अंदर उसको प्रोसेस करता है तो वो कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर अबेंडेंट मेटल कौन सा है? तो ये एल्यूमिनियम है और ये तकरीबन अर्थ क्रस्ट में 8% पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसने पूछा गया है कि अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है कौन सा? तो एल्यूमिनियम है। इसकी परसेंटेज पूछी जा सकती है 8%। याद रखिएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ना ओवरऑल वो ऑक्सीजन है। मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। लेकिन ओवरऑल जो एलिमेंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो ऑक्सीजन है और ये 46% जो अर्थ की क्रस्ट है ये ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। इसी तरह ये तो अर्थ क्रस्ट के हवाले से था। एटमॉस्फेयर जो है हमारा इस फिजा के अंदर खिला के अंदर जो है ये नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये 78% पाई जाती है। ठीक हो गया? और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टीम इंजन के हवाले से है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? तो जेम्स वाट जो हैं ही इन्वेंटेड स्टीम इंजन। और इसमें एक और ऑप्शन फ्राइडे पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से अगर क्वेश्चन यहाँ आता है तो ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर इन 1821। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर को 1821 में इसको इन्वेंट किया था। डिजीज आउटब्रेक क्लासिफिकेशन के हवाले से है कि इसकी क्लासिफिकेशन डिजीज़ को जो हम करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो होती हैं तो उनमें मतलब उनकी जो कैटेगरीज हैं उस हवाले से क्वेश्चन है कि इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नोन एज। तो हम इसको एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक refers to a sudden outbreak of a disease in a specific region। तो एपिडेमिक होगी। याद रखिएगा अगर वही डिजीज एक स्पेसिफिक रीजन में ओरिजिनेट तो होती है लेकिन वर्ल्ड वाइड फैल जाती है तो फिर हम उसको एपिडेमिक नहीं उसको पेंडेमिक कहते हैं। इसलिए जो कोरोना वायरस आया था इट वाज पेंडेमिक। मॉनसून साइकिल डेवलपमेंट के वाले से क्वेश्चन है द साइकिल ऑफ मॉनसून इज वेल डेवलप्ड इन। तो ये कहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है मॉनसून का साइकिल? ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक हो गया? ये यहाँ पर वेल और इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉनसून के हवाले से हमारा जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ये बहुत फेमस है। एयर इज एन। अब एयर क्या एलिमेंट है? कंपाउंड है, मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो एयर आपको पता है कि एयर क्या है? हवा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जिस तरह हमने देखा था नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% और बाकी डिफरेंट हैं, अर्गॉन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, अदर गैसेस हैं। तो ये एक मिक्सचर है। अब ये एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट याद रखिएगा प्योर हुआ करते हैं, वो एक सिंगल सब्सटेंस हुआ करता है। लेकिन एयर जो है सिंगल सब्सटेंस नहीं है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि देयर आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट गैसेस एंड देन ये कंपाउंड भी नहीं है क्योंकि कोई केमिकली बॉन्ड इनका आपस में नहीं होता। देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन, जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सो ऑन। तो इनका आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है? इसलिए इट इज नॉट अ कंपाउंड। और इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है?
क्योंकि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, व्हाइट लाइट एंड प्रिज्म के वाले से क्वेश्चन है, अ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म splits into how many colors? तो obvious 7 colors. It's the most repeated and most easy question. और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी रीजन क्या होती है। तो ये इसकी एक्चुअली डिस्पर्जन होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। इस वाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 7 कलर्स के नेम याद रखने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसकी वजह क्या हो सकती है? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि जो व्हाइट लाइट है, ये जब इसकी डिस्पर्शन होती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, उसकी व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो क्योंकि जो डिफरेंट कलर पर वो मुश्तमिल होती है व्हाइट लाइट, उन डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। जब उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, जब वो डिस्पर्स होती हैं तो वो डिफरेंट एंगल पे भी डिस्पर्स हो जाया करती है, याद रखिएगा। यूएन मेडल फॉर पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर्स। तो इस हवाले से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर वर अवार्डेड द यूएन मेडल फॉर देयर सर्विसेज ऑन 1 Feb 2020 एन। तो ये कांगो के अंदर इनको ये मेडल दिया गया था यूएन की तरफ से। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब दिया गया था, जिसमें क्वेश्चन के अंदर मौजूद है इट वाज इन 1 Feb 2020। तो आपने ये भी डेट भी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि इनको कांगो के अंदर, रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर फीमेल आर्मी ऑफिसर को यूएन की तरफ से मेडल दिया गया था। बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी है? तो दिस बुक वाज रिटन बाय लियाकत अली खान। प्रेजेंटर ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK फजल हक ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था ऑन 23 मार्च 1940। याद रखिएगा, ये जो रेजोल्यूशन है, इसको हम लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन का भी नाम लेते हैं। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, इसको मैंने स्टार कर दिया है। एंड व्हेन डिड शी बिकम एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो शी बिकेम एम्प्रेस इन 1877। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ओशन इन द वर्ल्ड। तो मैंने इसको अगेन स्टोर कर दिया क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। डिफरेंट मतलब इसके एंगल से क्वेश्चन को पूछा जाता है ओशन के, इसमें से जो लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो एक्चुअली देयर आर द 5 जो हैं ओशन, जिनको मेजर ओशन में कंसिडर किया जाता है। इसमें जो पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा है और आर्कटिक ये सबसे छोटा ओशन कंसिडर किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ सरफेस का कितने एरिया को ये कवर करते हैं? तो 71% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया जो है ये ओशन कवर करते हैं। पाकिस्तान लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री, तो इट वाज इन 1994। और ये पाकिस्तान ने 1994 में जो लास्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट नेदरलैंड। और आपको एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि एग्जाम में पूछा गया था, जिससे अगेन अ स्टार क्वेश्चन, कि जिसमें पाकिस्तान ने कितनी मरतबा, फॉर हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान वन हॉकी वर्ल्ड कप? तो 4 टाइम्स, मेकिंग इट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। और फर्स्ट टाइम कब विन किया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इस वाले से भी क्वेश्चन पूछा गया था 1971 में, और लास्ट टाइम 1994 में। ठीक हो गया, तो टोटल 4 टाइम पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप विन की है। अच्छा, सचिन एवलांच इंसिडेंट, इसके वाले से क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एन एवलांच हिट अ पाकिस्तान आर्मी बेस किलिंग 140 सोल्जर्स एंड सिविलियन? तो ये 7 अप्रैल 2022 को ये हुआ था। और ये भी आपको नंबर याद रखना होंगे, 140 सोल्जर्स एंड सिविलियन। और एक और आप अगर इसमें चीज़ याद रखना चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट है कि ये सियाचिन में 11 सेक्टर में ये इंसिडेंट हुआ था। साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये अक्सर जब क्वेश्चन पूछे जाता है तो कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। इसको साइन कब किया गया था? तो इट वाज साइन इन जून 1945 में, यानी 26 जून 1945 में। इन ये भी शहर भी पूछे जा सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को। लेकिन जनरल जब डेट पूछी जाती है कि इसको कब मतलब ऐसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो फिर ये 24 अप्रैल 1945, क्योंकि इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। लेकिन साइन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर इट वाज जून 1945। डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन के वाले से क्वेश्चन है कि ही वाज किल्ड इन एबटाबाद, कब? तो ये तो ऑब्वियस है, इन 2011 में।
लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, तो वो ऑपरेशन कौन सा था? तो दिस ऑपरेशन वाज ऑपरेशन ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ये आपने ऑपरेशन का नाम याद रखना। दिस इज एग्जाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में इसको असैसिनेट किया गया या कत्ल किया गया। ठीक हो गया? एंड आपने इसका ये सन याद रखना है 2011। हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडस वाज ऑन। याद रखिएगा, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडस हैं, एक एंशियंट राइटर्स हैं, एक ग्रीक हिस्टोरियन है। और अब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वो किस पे, उनका टॉपिक क्या था? इट वाज वार। यहाँ पर आपने एक और एग्जाम पॉइंट याद रखना है कि उसकी बुक का नाम क्या था, तो हिस्ट्रीज। और एक और एग्जाम पॉइंट है कि इनका फोकस क्या था। तो ग्रीक को पर्शियन वार जो हुई थी 499 टू, यानी इस बीसी के अंदर 499 में, तो इसके अंदर जो ग्रीक को पर्शियन वार्स हुई थी उस हवाले से ये जो बुक है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट एरिया है वो ग्रीक को पर्शियन वार्स है। तो सो आपने क्या क्या चीज़ याद है ना? हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। उनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? हिस्ट्रीज। और ये किसके कौन सी वार पे थी? तो ग्रीक को पर्शियन वार्स पे थी। नेक्स्ट, व्हाट इज सरिया? सरिया किसको कहते हैं? इट इज अ बैटल नॉट अटेंडेड बाय द प्रॉफिट। ठीक है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज अ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द लैम्प वेंट एट वंस। तो यानी बुझ गया, तो वेंट आउट, बुझ जाना। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर वेंट के साथ हम थ्रू लगाते तो इसका मतलब क्या होता। अगर हम फ्रेज को वेंट डाउन बनाते फिर इसका मतलब क्या होता, और अगर हम अप लगा दें वेंट के साथ इसका मतलब क्या बनेगा। पहले देखिए वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब होता है कोई चीज स्टॉप बर्निंग, स्टॉप वर्किंग, तो हम उसको कहते हैं वेंट आउट। लेकिन वेंट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। ही वेंट थ्रू अ टफ टाइम। वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस करना किसी चीज को। ही वेंट थ्रू अ टफ टाइम। अगर वेंट डाउन का मतलब क्या होगा? नाम से ये है, जाहिर है, डिक्रीज होना, कम होना। और वेंट अप किस चीज का? इंक्रीज होना। सो इस हवाले से जो लैम्प वेंट आउट एट वंस के लैम्प जो है बुझ गया, स्टॉप बर्निंग। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट दैट आई हैड द कार। अब देखें यहां पर हमने वर्ब चूज करना है। अब ये बहुत इजी है, याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर हैड लगा दिया जाता है या हैज या हैव लगा दिया जाता है या फिर विल हैव लगा दिया जाता है, यानी हैज हैव, हैड और विल हैव आ जाते हैं, तो उनके बाद याद रखिएगा अगर वर्ब आता है तो वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मिस्टेक, मिस्टोक, मिस्टेकन, दिस इज द थर्ड फॉर्म। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव्स, द लाइकली ही आर शी इज टू डाई यंग। तो याद रखिएगा ये एक सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर हुआ करती है कि जब आप इसमें कंपैरेटिवली एक पैटर्न को देखते हैं तो पहले अगर आपने मोर द मोर इस्तेमाल किए तो फिर भी आपको दोबारा सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको द मोर इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले आप इस्तेमाल करें मोर, द मोर आप पहले इस्तेमाल करें तो फिर आप द मोस्ट करें, ऐसा नहीं कर सकते। द मोर तो फिर आपको दोबारा द मोर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव्स, द मोर लाइकली ही और शी इज टू डाई यंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तारिक सैड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। अब आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच को आपने क्या करना है? करेक्ट चूज करना है। तो ये क्या है? हुर्रा, एक खुशी का है ना, क्या यू वॉन द मैच। तो ये क्लेम्ड विद जॉय कि तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, ए सी एंड डी, तीनों के अंदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय है। लेकिन आगे हमने क्या लगाना है? याद रखिए कि जब हम कॉमा को हटाते हैं तो नॉर्मली हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और जो आई होता है फर्स्ट पर्सन, ये किस में चला जाता है? थर्ड पर्सन में। याद रखिएगा आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हम थर्ड पर्सन में ले जाते हैं। आई हमारे पास क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन ही, यानी वो। और यहाँ पर हमारे पास हैव है, तो क्योंकि बाहर हमारे पास सेड पड़ा हुआ है यानी सेकंड फॉर्म है, तो अंदर अगर हमारे पास टेंस होगा वो चेंज हो जाया करता है। हैज है तो हेड में चला जाएगा। ठीक हो गया? इज हमारा तो वाज वार में चला जाएगा वस्ट की। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हुआ करती है, हैज है तो हेड बन जाएगा। तो आई
फर्स्ट पर्सन है, थर्ड में चला जाएगा। तारिक सेड, तारिक एक्सक्लेम्ड विद जो है दैट ही हैड वॉन द मैच। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जिसके अंदर हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और डिफरेंट चीज़ों को हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तारिक एक्सक्लेम्ड जो है दैट ही हैड वॉन द मैच। करेक्ट द below given sentence by picking up a suitable option where required। तो ये हमारे पास हमने इसमें देखना है करेक्ट ऑप्शन, गो योर बिजनेस। याद रखिएगा, गो अबाउट मतलब कैरी ऑन करना, कंटिन्यू रखना, गो अबाउट होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, गो अबाउट योर बिजनेस। वी ट्राई टू टाइड आवर डिफिकल्टीज, वी ट्राई टू टाइड आवर डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर जो टाइड ओवर होता है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ओवरकम करना। तो टाइड ओवर, डिफिकल्टीज को हमने ओवरकम किया, कंट्रोल किया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द करेक्ट यूसेज ऑफ अ पंक्चुएशन साइन। तो माई हाउस इज लार्जर देन यूअर्स। तो जो माई हाउस है, इज माई हाउस इज लार्जर देन यूअर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यूअर्स, क्या वो कह रहे हैं कि सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। यूअर्स की जगह यूज होना चाहिए, यूअर्स, ईयर्स, नन ऑफ दी। तो माई हाउस इज लार्जर देन यूअर्स। तो ये यूअर्स सही इस्तेमाल हुआ है। याद रखिएगा, इसके हवाले से ये एक यूज ऑफ प्रोनाउन है। इस हवाले से इसी चैनल पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि जिसके अंदर मैंने पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन किया है और उन पे उनकी डिफरेंट कैटेगरीज पे बात की है। तो उसके अंदर अगर आप जाएं तो ये आपको उसके अंदर नज़र आ जाएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स हैं हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है यूअर्स है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज गॉट वर्स सिंस शी गॉट अ जॉब बिकॉज ऑफ हर इलनेस। तो ये हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज गॉट इवन वर्स सिंस शी गेव अप हर जॉब बिकॉज ऑफ हर इलनेस। तो और मतलब उसकी हालत खराब हो गई कि इसलिए हम इसको इवन लगाते हैं यहाँ पर कि चीज़ें मतलब और ख़राब होती गई। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ गॉट इवन वर्स, और मतलब ख़राब हो गई जब से शी गेव अप हर जॉब, उसने अपनी जॉब को क्विट किया अपनी बीमारी की वजह से। तो उसकी मतलब और भी डिग्री ऑफ वर्सनिंग जिसको हम कहते हैं कि और उसकी हालत ख़राब हो गई, तो इवन वर्स हम लगाते हैं। एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट, अब ये क्या है, एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट है सारा और ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है क्योंकि इम्प्लाइज हैं। याद रखिएगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल आया करता है तो उसके साथ जब हम वर्ब लगाते हैं उसमें हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो ये होगा इम्प्लाइज इन दिस डिपार्टमेंट मेंटेन क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो ये इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इस पे हम एक कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इनको चेक देखेंगे कि हम इसको कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम किस तरह हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टू ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। तो ये एक सेंटेंस है, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। तो वुड यू लाइक, तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन है आखिर में, तो क्वेश्चन मार्क है तो आपने इसको क्वेश्चन बनाना होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क के अंदर आप जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। तो ये व्हाट यू वुड लाइक तो हो भी नहीं सकता क्योंकि वुड यू से बाद में आ रहा है। यहाँ पर आपने वुड को बाद में लेकर, क्योंकि ये आप वुड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद जब नॉर्मल सेंटेंस होता है, क्वेश्चन नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने ये जो सब्जेक्ट और ये जो वर्ब होता है इसकी आप उसको चेंज कर देते हैं। पहले आप वर्ब को ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं और उसके बाद आप सब्जेक्ट को ले जाते हैं। ठीक हो गया। करेक्ट द सेंटेंस, आई एम obliged टू हिम। तो इसमें आई एम मच obliged टू हिम, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मैनी तो आ नहीं सकता क्योंकि मैनी किस में इस्तेमाल होता है, काउंटिंग में आता है 1 2 3। आप obliged आप काउंट तो नहीं कर सकते ना। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, जब हमने बात की थी उसके अंदर हमारे पास इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर हमने वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन के वाले से, तो उस पे आप यू कैन गो एंड यू चेक। ठीक हो गया। या आप उसके अंदर देख सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स होते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, इनॉर्मस। इसका एंटोनिम क्या होगा, टाइनी यानी थोड़ा। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू इम्पार्ट। अब इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, इम्पार्ट का मतलब होता है कन्वे करना, एक पैगाम पहुंचाना। तो करेक्ट ऑप्शन इज कन्वे, इसका ये सिनोनिम है
अब यहाँ पर इसकी मैंने एग्जांपल देखी है। अ गुड टीचर ट्राइज टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन एंगेजिंग वे। Parents often impart moral values to their children through stories and example. The training session helped to impart important skill to the new employees. Pick out a pair that is the same relationship as a given pair. Night, dark. अब night related होती है dark से, तो जो fire होती है ये heat से related होती है, fire, heart. ये एक analogy का क्वेश्चन है. The new information on the dengue virus, तो ये स्पेस से cause panic in the public and government. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लाइकली. एक एडवर्ब मतलब यहाँ पर हमने यूज करना है कि न्यू इन्फॉर्मेशन ने क्या किया? लाइकली कॉज पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट. व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज वाटर? तो वाटर की जो है ना ये परसेंटेज प्लाज्मा ये 90% जो प्लाज्मा होता है वाटर के अंदर होता है. याद रखिएगा जब ब्लड के बारे में पूछा जाएगा ना तो 50% जो होता है ना वो ये प्लाज्मा पे मुश्तमिल होता है, लेकिन वाटर 90% और जो ब्लड होता है 55%. हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर एडेड टू द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 5 स्पोर्ट्स. उनके नाम भी बाज़-औक़ात मतलब आपको पता होना चाहिए. तो बेसबॉल, कराटे, skateboarding, sports climbing and surfing. These were the 5 games which were added to 2020 Tokyo Olympics. Which sport was performed by the legend मोहम्मद अली? तो मोहम्मद अली आपको पता है बॉक्सिंग के वाले सीन अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर है. What is the default location of the deleted file in Windows? अगर आप चीज़ डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक कहाँ पे जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है. तो यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो रिसाइकल बिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड. तो वो तो हमारे पास क्या होती है? इसकी डोमेन होती है कि इसमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं. ठीक है? व्हिच बटन इज़ यूज्ड टू गो टू डिफरेंट स्लाइड, फाइल, वेबसाइट और साउंड इन पावर पॉइंट? इसमें आप देखें कि अगर आपने वहाँ पर पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह मुख्तलिफ अगली स्लाइड पे जा सकते हैं या किसी फाइल पे जा सकते हैं या वेबसाइट पे. तो उसके लिए एक्शन का जो बटन होता है ना याद रखिएगा ये इस पे आप जाके आप उसको मतलब जा सकते हैं ना मुख्तलिफ साइट पे आपने किसी वेबसाइट को विजिट करना है, लेकिन आपने उस पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए अगर वहाँ से आप किसी जगह मूव करना चाहते हैं तो फिर एक्शन बटन इस्तेमाल करते हैं. अब ये करते कैसे हैं? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपने एक्शन बटन को कैसे यूज़ करना है? आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है और इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आपने क्या चीज़ आपने इंसर्ट करनी है, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं. आपने शेप इंसर्ट करनी है, एरोज़ करने हैं, एटसेट्रा होते हैं ना. तो आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आपने एक्शन बटन को क्लिक करना है और एक्शन बटन के अंदर फिर ये मुख्तलिफ एक्शन बटन आते हैं. होम का आता है, नेक्स्ट का आता है, इस किस्म के आते हैं. ठीक हो गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक्चुअली ये जो आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो कंप्यूटर के होते हैं, इनको आपस में जो ऑपरेट करने में जो हेल्प करते हैं, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो ओरेकल है ना, ये एक डेटाबेस सिस्टम है. इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बाकी डॉस, विंडोज़, लिनक्स जो हैं तीनों, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं. वेयर एज़ अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस? आपने देखा है आप माउस को क्या करते हैं? आप मूव कर रहे होते हैं ना माउस को, आगे-पीछे माउस को मूव करते हैं. ट्रैक बॉल है, लेकिन याद रखिए जो ट्रैक बॉल होती है वो स्टेशनरी होती है, रुकी होती है. आप उसकी बॉल को क्या करते हैं, ऊपर से मूव करवाते हैं, तो वो फिर मूव करता है. ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फेसबुक डिप्लोमेसी के हवाले से क्वेश्चन है. द टर्म फेसबुक डिप्लोमेसी वाज़ कॉइन्ड इन, तो दिस टर्म वाज़ कॉइन्ड इन 2008. कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इट वाज़ इन द 7th सेंचुरी. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वो किया गया, बिल्ड किया गया. लेकिन उसके अलावा फिर बाद में इसको और भी इस पे काम किया गया इन मिंग डायनेस्टी 1368 टू 1644 में इस पे काम किया गया. लेकिन इनिशियली लार्ज पार्ट जो है इसका 7th सेंचुरी के अंदर कंप्लीट कर लिया गया था. मोनरो डॉक्ट्राइन अनाउंसमेंट, याद रखिएगा मोनरो जो है ही वाज जेम्स मोनरो, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उन्होंने 1823 के अंदर ये डॉक्ट्राइन ये अनाउंस किया था एंड इट वाज अ फॉरेन पॉलिसी कि जिसके अंदर इन्होंने यूरोपियन पावर्स को एक वार्निंग दी थी कि डोंट अफेयर इन आवर अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, कि अमेरिका के अफेयर्स में आप इंटरफेयर ना करें और ना हम आपके अफेयर में इंटरफेयर करेंगे. तो इसको मोनो डॉक्ट्राइन कहते हैं. ठीक है? लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन ये तो टोक्यो है. और टोक्यो की जो पॉपुलेशन है आप देखें 37 मिलियन रेजिडेंट्स, यानी 3,70,00,000 जो है इसके बाद ही है. थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ठीक है? तो सबसे हाईएस्ट हमारे पास जो है आपको पता है माउंट एवरेस्ट एंड देन हमारे पास K2 है इन पाकिस्तान.
और ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका एक नाम भी एक अजीब किस्म का है, कैंग कैंग चिंजुगा जोंगा काइंड ऑफ, ये एक अजीब किस्म का नाम है। एंड इट इज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कैंग 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 चेंजोंगा। हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में हाईएस्ट पीक जो है ना, अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट पीक जो है ये भी क्लीमेंजेरो मेंजेरो क्लीमेंजेरो, और ये तंजानिया के अंदर है। उसकी हाइट भी पूछी जा सकती है कि 5,895 मीटर इसकी हाइट है। टर्की सिटी इन बोथ एशिया एंड यूरोप, तो ये तो इस्तांबुल है, और इट इज़ मतलब अक्रॉस टू कंटिनेंट्स एशिया एंड यूरोप। रिवर ड्रेनिंग पिशावर वैली को कौन सा रिवर शराब करता है, तो ये काबल रिवर जो है, और फिर फाइनली ये इंडस रिवर में आके गिर जाता है, तो ये काबल रिवर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री, तो ये मालदीव्स जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, और यहाँ पर इसका जो एरिया गिवन है 298 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन 500,000 पीपल। एरोडेड बेड रॉक विद पैरेलल ग्रूव्स, इसको हम कौन सा कहते हैं कि एरोडेड बेड रॉक विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पैरेलल ग्रूव्स इज टर्म्ड एज, जिसको हम यार्डेंग्स कहते हैं। और ये विंड ओरिजिन की वजह से यार्डेंग्स क्या बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान डिफेंस डे इस 6 सितंबर को होता है ड्यू टू द वॉर डिक्लेयर बाय इंडिया, एंड इट रिप्रेजेंट द मतलब 1960 वॉर जो हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उसमें इंडिया ने जो 6 सितंबर को पाकिस्तान पे वो किया था, तो इसलिए इसको 6 सितंबर को पाकिस्तान डिफेंस डे कहते हैं। छांगा मांगा पॉलिटिक्स, ये छांगा मांगा पॉलिटिक्स कौन सी होती है कि जिसके अंदर आप इसको दूसरा जो नाम दिया था पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसको यूज किया जाता है फॉर हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा पॉलिटिक्स। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राइज पीस प्राइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 में। एट द एज ऑफ 17 द यंगेस्ट एवर लॉरिएट इन एट 17 ईयर्स ओल्ड। और इसको कैलाश सत्यार्थी एन इंडियन चाइल्ड एक्टिविस्ट, उसके साथ इनको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। लियाकत नेहरू पैक्ट, लियाकत नेहरू पैक्ट ये 1950 में आया, वो आया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इट वाज अबाउट एन एग्रीमेंट ऑन माइनॉरिटी राइट्स। कॉरिडोर स्प्रेडिंग पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, तो वाह खान जो है इट्स अ कॉरिडोर, वाह खान जो कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है। आप इसमें आप मैप में देख सकते हैं कि हेयर इज़ अ पाकिस्तान, आप अफगानिस्तान को देख सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें देखें ये चाइना है इधर, ठीक है, और ये ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये वाखान कॉरिडोर है, ठीक है। पास कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ये खैबर पास जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है, खैबर। और when was the agreement of CPEC signed during the Chinese president's visit to Pakistan अप्रैल 2015 को? Who replaced जनरल परवेज मुशर्रफ? Who replaced जनरल परवेज मुशर्रफ? तो इनको जो है ऑप्शन में आप देखिए, मिर्ज़ा असलम बेग, नायो जनरल जहांगीर करामत, जनरल खालिद मकबूल एंड जनरल राहील शरीफ। तो इट वाज जनरल जो थे जहांगीर करामत जो थे इन्होंने रिप्लेस किया था। नेम द बुक रिटन बाय अल्लामा इकबाल दैट वाज पब्लिश इन 1923, तो इस बुक का नाम था प्याम मशरिक। याद रखिए कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सवाल से ये भी एक एग्जाम पॉइंट है कि किस जबान में, तो इट वाज पर्शियन लैंग्वेज, कि प्याम मशरिक को 1923 में पर्शियन लैंग्वेज में वो किया गया था, पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, हु लेड द मुस्लिम लीग डेलीगेशन फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, तो उसमें मुसलमानों के लीडर मतलब कौन थे, जो मेजर लीडर? तो इन ऑप्शन में से जिन्ना, लियाकत अली खान एंड निजामुद्दीन, दीज वर द लीडर्स, उन्होंने लेड किया था। और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस जो थी इट फेल्ड, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर जो मुसलमानों की मतलब उन्होंने एज ए इसको मेजर ऑफ मेजर पार्टी ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मानने से इनकार किया था, एंड दिस कॉन्फ्रेंस फेल्ड। Which British viceroy in India carried out the partition of Bengal in 1905? तो ये लॉर्ड कर्जन है। which was the last dynasty of the Delhi Sultanate? लोधी डायनेस्टी जो है ना ये लास्ट है, और लोधी डायनेस्टी को शिकस्त ये वो जो एक फेमस वार है, ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत के लोधी को शिकस्त जो दी थी बाबर ने, ठीक है, शिकस्त दी थी।
इन विच ईयर वाज इस्लामिया कॉलेज पेशावर फाउंडेड? तो 1913 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। एक और एग्जाम पॉइंट है कि इसके फाउंडर कौन थे। एक तो थे सर साहिबजादा अब्दुल कयूम और दूसरे सर जॉर्ज रॉस कैपल। तो ये दोनों फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि फाउंडर कौन थे। ठीक है। 14 पॉइंट्स ऑफ जिना प्रेजेंटेड इन रिस्पांस टू व्हाट? तो ये तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, ये रिस्पांस में फिर क्या ज़्यादा हमने 14 पॉइंट दिए थे आई थिंक 1929। और जो नेहरू रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने प्राइमरीली ना क्या किया था कि उसके अंदर जो इशू था, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, और एक यूनाइटेड इंडिया होगा और नो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम के लिए। ये जो क्लॉज थी इस पे मुसलमानों और मुस्लिम लीग को धचका लगा और उन्होंने फिर ज़्यादा ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। थोड़ा हम देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट अगर आप उसको प्रोविजन देखेंगे तो आपको थोड़ी इसकी समझ आएगी। देखें, अब ये इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ जाए ना, एक तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस, आप देखें आपको याद होगा लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया था कि वी आर गोइंग टू गेट अ सेपरेट होमलैंड फॉर पाकिस्तान फॉर मुस्लिम। तो एक अलहदा मुल्क, तो डोमिनियन स्टेटस, तो ये भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं था। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और नो सेपरेट इलेक्टेड होंगे, सेकुलरिज्म होगा, फाउंडेशनल फंडामेंटल राइट्स होंगे, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होगी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, नो स्टेट रिलीजन, फ्री एंड फेयर जुडिशरी। अब इसके अंदर खास तौर पर ये जो थर्ड पॉइंट था कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम विद इन अ यूनाइटेड इंडिया, तो ये मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं था। नेक्स्ट हम चलते हैं, आसमान पर उड़ने का क्या मतलब है, यानी गरूर करना, आसमान पर उड़ना। ठीक है, मुहावरा मुकम्मल करें, आज कल दूसरे दिन, आज मरे कल दूसरे दिन, मतलब कोई आज एक मरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और उसकी जगह ले लेगा। आज मरे कल दूसरे दिन। नवाब वाजिद अली शाह का तखलस क्या था? तो वाजिद अली शाह का तखलस अख्तर यूज़ किया करते थे। इंसियात एक मुतबर तसनीफ़ है जो मीर अनीस की शख्सियत और कलाम पर लिखी गई है। इसके मुसन्निफ़ कौन से हैं? तो अनीसियात जो हैं इसको लिखा गया था मसूद हसन रिजवी। ठीक है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन मसूद हसन रिजवी ने ये अनीसियात लिखी है। शायर रोमान किसे कहा जाता है? अगर आप इसमें देखें ना कि उर्दू शायरी में अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। अख्तर शिरानी जो हैं इसको हम क्या कहते हैं? शायर रोमान। उसके क्योंकि उन्होंने मोहब्बत, हुस्न और जवानी के जज्बाती मौज़ूआत पर बेहतरीन शायरी की। ठीक है, तो इसलिए उनको शायर रोमान, रोमान से निकला है ना, रोमांसिस से। अच्छा, रजब अली बेग सरवर ने अलिफ लैला का तर्जमा किस नाम से किया? तो इन्होंने, रजब अली बेग ने अलिफ लैला का तर्जमा फसाना इबरत के नाम से किया था। इस्तियारा के लघु में नहीं क्या इस्तियारा? अब इस्तियारा यानी उधार लेना। ठीक है, ये इसकी रिव्यू मीनिंग में आता है। हसन मंतर के किस नावल में सऊदी अरब की मुआशरत और मीशत को मौजू बनाया गया? तो ये उनका नावल अल आसफा है, जिसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब की मुआशरत और मीशत को मौजू बनाया है। बाल जबरील की शाद कब हुई? तो इनकी बाल जबरील की शाद 1934 में होती है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से कौन सा रसाला जारी किया? तो तहजीबुल इखलाक, ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से रसाला जारी किया था। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।